दोस्तों, दिल्ली देश की राजधानी और राजनीति का केंद्र रही है। यमुना तट पर बसे इस शहर में हज़ारों साल के इतिहास का समावेश है। और इस वक्त हम लोग कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में मौजूद हैं और यहाँ के बारे में हम आपको कुछ जानकारी देंगे। जिस तरह रोमन सिविलाइजेशन के लिए रोम इम्पोर्टेंट है, उसी तरह इंडियन सिविलाइजेशन के लिए दिल्ली का भी महत्वपूर्ण स्थान है। अर्लीस्ट रेफरेंस महाभारत में गुरु किंगडम की राजधानी इंद्रप्रस्थ भी दिल्ली के पास थी। कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम थे जिसे मोहम्मद गौरी ने गजनी से ख़रीदा था। कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत होशियार और समझदार थे। उनकी होशियारी और समझदारी ने मोहम्मद गौरी का ध्यान अपनी तरफ खींचा। मोहम्मद गौरी एक मरतबा अपने ग़ुलामों को कुछ उपहार और कुछ तोहफे बांट रहे थे और मोहम्मद गौरी के तोहफे कुतुबुद्दीन ऐबक ने लेकर अपने दूसरे ग़ुलामों में बांट दिए, जिससे मोहम्मद गौरी का ध्यान उनकी तरफ गया और उन्होंने अपने शाही अस्तबल का मुखिया कुतुबुद्दीन ऐबक को बना दिया था। ईरान के शासक सुल्तान शाह के साथ में मोहम्मद गौरी का खूनी संघर्ष चल रहा था और इस जंग के दौरान मोहम्मद गौरी ने ऐबक को एक जिम्मेदारी दी थी कि जो घोड़े और घोड़ों के रखरखाव और उनके चारा और खाने का इंतज़ाम करने के लिए कहा था। एक मरतबा ऐबक जंगल में अपने घोड़ों के चारे के लिए इंतज़ाम करने के लिए गए थे, तो सुल्तान शाह के सिपाहियों ने उसको पकड़ लिया और जानवरों को कैद करने वाले पिंजरे में बंद कर दिया। गौरी ने जल्दी ही सुल्तान शाह को इस जंग में हरा दिया और हराने के बाद में जब देखा कि ऐबक जानवरों के पिंजरे में बंद है, तो वो उसकी इस हालत को देखकर बहुत मुतासिर हुआ और उसके बाद में उसको अपने ख़ास सेनापतियों में शामिल कर लिया। इस तरह ऐबक उनके ख़ास सेनापतियों में शामिल हो गए। 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। इस लड़ाई में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अहम रोल अदा किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक इस जंग को जीतने के बाद गजनी वापस लौट गया था और जो दिल्ली के आसपास के इलाकों को उसने जंग में जीता था, उसका गवर्नर कुतुबुद्दीन ऐबक को बना दिया था। विद्रोहियों ने 1206 में मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी थी। मोहम्मद गौरी की हत्या के बाद, क्योंकि मोहम्मद गौरी ने शादी नहीं की थी तो उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, लेकिन मोहम्मद गौरी का कहना यह था कि मेरे जो दास और मेरे जो सेनापति हैं यही मेरे शासन के लोग हैं। इस वजह से कुतुबुद्दीन ऐबक को बहुत ज़्यादा सम्मान करता था, उसकी इज़्ज़त करता था। तो जो तुर्क सरदार थे, उन सरदारों ने कुतुबुद्दीन ऐबक को उसका उत्तराधिकारी मानकर उसको दिल्ली की सल्तनत पर बिठा दिया। तो इस तरह गुलाम वंश के पहले सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक इस तरह से बने। 1206 से लेकर 1210 तक ऐबक ने 4 साल दिल्ली पर शासन किया। लाहौर में चौहान खेलते वक्त उसकी घोड़े से गिरकर मौत हो गई थी और लाहौर में उनका मकबरा मौजूद है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने हमारे पीछे आप देख सकते हैं कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद, इसका निर्माण कराया। इसमें कुरान की आयतें, जो मुस्लिम ग्रंथ है उसकी आयतें इस पर पत्थर पर काट कर किस तरह से बनाई गई थी। उस वक्त में किसी तरह की कोई मशीन, कोई टूल्स नहीं हुआ करता था, मैनुअल इसको हाथ से बनाया गया है। इसकी आप नक्काशी और इसकी कारीगरी को आप देख सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको ले चलता हूँ एक और अजूबा, जिसको महरौली में ही स्थित है, कुतुब मीनार। इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था, जिसे 1993 में 1993 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है और ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसकी देखरेख करती है। और इसकी खूबसूरती आप देख सकते हैं, उस ज़माने में किसी तरह का कोई टूल्स और किसी तरह की फैसिलिटी नहीं होती थी और इसको उन्होंने किस तरह से बनाया होगा, इसकी कारीगरी को आप देख सकते हैं। कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद के परिसर में बनी हुई लगभग 73 मीटर ऊंची मीनार, जो हिंदुस्तान के अजूबों में शामिल है, इसका निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने शासनकाल में कराया था। और यहाँ पर हर वक्त सैलानी इसकी खूबसूरती देखने के लिए आते हैं दूर दूर से और अपने साथ
अच्छी यादें समेट कर लेकर जाते हैं। इसकी पहली इमारत पर जो बाहर के छज्जे निकले हुए हैं और उसके जो तंबूरे हैं, उसकी खूबसूरती और उसकी बारीकी को आप देख सकते हैं कि किस तरह से बनाया गया होगा। और उसके छज्जों के पास में आप देख सकते हैं चारों तरफ एक बाउंड्री वाल जैसा बनाया हुआ है और इसके अंदर से गोलाकार जीना बना हुआ ऊपर जाने के लिए, लेकिन अभी फ़िलहाल इसको बंद कर दिया गया है सुरक्षा के मद्देनज़र। 1210 में जब ऐबक की आकस्मिक अचानक मौत हुई, उसके बाद में उसका उत्तराधिकारी उसका बेटा आराम शाह गद्दी पर बैठा। कहा जाता है आराम शाह बहुत ही आलसी और सुस्त शासक था। लगभग 8 से 11 महीने उसने शासन किया। कहा जाता है उस वक्त के जो उस समय ज़रूरत थी जिस तरह के हुक्मरान की, वो उसके योग्य नहीं था। इसलिए तुर्क सरदारों ने जो इल्तुमिश बदायूं का गवर्नर बना के कुतुबुद्दीन ऐबक ने भेजा था, तुर्क सरदारों ने जो उस वक्त बदायूं के गवर्नर थे, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुमिश को बदायूं का गवर्नर बनाया था। तुर्क सरदारों ने उसके पास पैगाम भेजा और आराम शाह के बारे में, उसकी नालायकियों के बारे में उनको समझाया। तो इल्तुमिश अपनी फ़ौज को लेकर वहाँ से निकले हैं और उन्होंने यहाँ आकर एक जंग हुई, एक लड़ाई हुई जिसमें आराम शाह का कत्ल हुआ और वो वहाँ पर पराजित हुआ। तुर्क सरदारों के मशवरे से इल्तुमिश को दिल्ली सल्तनत का दूसरा सुल्तान बना दिया गया। अब हम आपको दिल्ली सल्तनत के दूसरे सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश के नाम से जिसको जाना जाता है, उनके मकबरे के पास चलते हैं और उनके बारे में आपको कुछ रोचक तथ्य और ऐसी जानकारियाँ बताएंगे जो शायद आपने इससे पहले नहीं सुनी। जिस वक्त सुल्तान इल्तुतमिश गद्दी पर बैठे, उस वक्त उनके सामने बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे। सबसे ज़्यादा ख़तरा उनको आंतरिक ख़तरा और बाहरी आक्रमण का ख़तरा था। आंतरिक ख़तरा उनको सामंतों से था। जो सामंत अलग अलग कबीलों में बटे हुए थे, उनको जोड़ने के लिए उन्होंने एकता व्यवस्था का एक प्रणाली, जो एक व्यवस्था होती है वो उन्होंने बनाई। एकता के ज़रिए उन्होंने जो भूमि और जो ज़मीन होती थी उनको दी गई और इक़्तिदार उस ज़मीन से जो राजस्व, जो टैक्स आता था, उससे जो उनके सेना होती थी उसकी तनख्वाहें और जो घोड़ों की और इन सब चीज़ों के जो खर्चे होते थे उससे निकलते थे और जो सामंतों को एक जगह इकट्ठा करते और वो सामंत उनके वफ़ादार हो गए। और कभी आगे कभी किसी तरह की सैन्य मदद और इस तरह की मदद की ज़रूरत पड़ती थी तो वो इक़्तिदार उनकी मदद करते थे। बाहरी आक्रमण का ख़तरा इस तरह था कि उस वक्त मंगोल शासक चंगेज़ खान ईरान में था और उससे भी आक्रमण का ख़तरा था। चंगेज़ खान आक्रमण कर सकता था, उससे भी उन्होंने बहुत समझदारी से उस आक्रमण से उन्होंने अपने आप को बचाया, अपनी सल्तनत को बचाया। सुल्तान इल्तुतमिश को बाहरी आक्रमण का भी ख़तरा था। मंगोल शासक चंगेज़ खान उस वक्त ईरान में था और उससे ये ख़तरा था कि वो हिंदुस्तान पर भी आक्रमण कर सकता था। ईरान का शासक जो सुल्तान शाह था, उसका बेटा जलालुद्दीन मकबरनी ने इल्तुतमिश को लिखा, पैगाम भेजा कि मेरी सैन्य मदद करो, क्योंकि उसके ऊपर आक्रमण कर दिया था चंगेज़ खान ने। लेकिन इल्तुतमिश ने यह कहकर इनकार कर दिया कि वो मंगोल शासक की दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता था, इसलिए उसने इनकार कर दिया और मंगोल शासक चंगेज़ खान हिंदुस्तान नहीं आए। इतिहासकारों का मानना और कहना यह है कि अगर चंगेज़ खान हिंदुस्तान में आता तो हिंदुस्तान का जो इतिहास इस वक्त है वो किसी और रूप में होता। बहुत से शासन का, बहुत से वंशों को यहाँ पर इतिहास नहीं होता, क्योंकि वो जिस जगह जाता था वहाँ पर लाशों के ढेर लगा देता था। ईरान में जब वो घुसा है तो 20 लाख लोग वहाँ की आबादी थी और जब वो ईरान से निकला है तो वहाँ पर सिर्फ 2.5 लाख आबादी वहाँ बची थी। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना क्रूर और कितना निर्दयी था। सुल्तान इल्तुतमिश ने ही अपने आप को पहली बार सुल्तान का लक़ब दिया और कहा जाता है कि तांबे और चांदी के सिक्के पहली बार इल्तुतमिश ने ही चलाए थे और उन्होंने 40 तुर्क सरदार, जो असरदार सरदार थे, उनके एक चालीसा का निर्माण किया जो उनके वफ़ादार होते थे। इस तरह से उन्होंने सल्तनत को बहुत मजबूती दी। जिस तरह से तस्बीह के दाने होते हैं उस तरह से उन्होंने उन तस्बीह के दानों को एक माला की तरह पिरोना, सल्तनत को इस तरह से जोड़ दिया था।
ये उनकी एक खूबी और ख़ासियत। 1210 से लेकर 1236 तक सुल्तान अल्तुमिश ने दिल्ली की हुकूमत पर 25 साल शासन किया और जिस वक्त वो ग्वालियर के किले पर जाकर चढ़ाई की, वहाँ पर जंग चल रही थी, तो उन्होंने अपने बेटों को पैगाम दिया। वो वहाँ पर बीमार हुआ तो अपने बेटों को पैगाम दिया कि मेरी मदद के लिए आओ। तो उनका कोई भी बेटा मदद के लिए इसलिए नहीं गया कि अगर सुल्तान की वहाँ पर मौत हो जाती है तो दूसरा भाई गद्दी पर बैठ जाएगा, सुल्तान बन जाएगा, इसलिए कोई भाई मदद करने के लिए नहीं गया। लेकिन उनकी बेटी, जिसको रज़िया के नाम से जानते हैं, वो वहाँ गई हैं। रज़िया सुल्तान के नाम से जिनको जाना जाता है इतिहास के अंदर, रज़िया सुल्तान ने ग्वालियर की कमान अपने हाथ में ली है। कमान लेने के बाद में ग्वालियर का किला उन्होंने फतह किया और उसके बाद में ही सुल्तान अल्तुमिश ने रज़िया को अपना उत्तराधिकारी की घोषणा की। जबकि उनके 11 बेटे थे, उनको नहीं उन्होंने बनाया और रज़िया सुल्तान उनकी उत्तराधिकारी बनी। आप हमारे पीछे जो आपको मकबरा दिख सकता है, ये मकबरा सुल्तान शमसुद्दीन अल्तुमिश का है, जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही 1235 में बना दिया था। इसकी बनावट और इसके बारे में कहा जाता है कि ये सुल्तान अल्तुमिश ने अपने ही जीवन में, अपनी ही ज़िंदगी में खुद बनाया था और इसके अंदर बिल्कुल सादगी से जो रेड सैंडस्टोन है उससे इसकी नक्काशी की गई है। और कहा जाता है कि ये कंप्लीट मकबरा है, इसलिए है कि सुल्तान बहुत सादा जीवन और सिंपल ज़िंदगी गुजारते थे और इसके ऊपर छत नहीं है। और ये भी कहा जाता है कि इसके ऊपर छत थी, चारों तरफ पिलर से एक टॉम और एक गुंबद बना हुआ था, लेकिन आर्किटेक्चरल ग्लिच की वजह से वो गिर गया था। बाद में फिर बलबन ने उसके ऊपर दोबारा गुंबद बनाया तो वो भी गिर गया, तो उसके बाद से इसके ऊपर कोई भी छत नहीं है। अब मैं आपको सुल्तान अल्तुमिश के मकबरे के अंदर का नज़ारा दिखाता हूँ। ये वो सुल्तान है जिसने दिल्ली पर 25 साल हुकूमत की और बहुत ही सादा ज़िंदगी जीते थे ये। और ये वाइट संगमरमर पर देख सकते हैं कुरान की आयतों को उकेरा गया है और ये रेड सैंडस्टोन से इस पर भी मरम्मत की गई है। और ये 4 दरों पर बना हुआ है, इसका गुंबद नहीं है, ये बिल्कुल सादा बना हुआ है। ये सुल्तान अल्तुमिश का मकबरा देख सकते हैं आप। काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं देखने के लिए और इसकी खूबसूरती और इसके नज़ारे अंदर के आप देख सकते हैं। अल्तुमिश, सुल्तान शमसुद्दीन अल्तुमिश का मकबरा देख सकते हैं आप। ये एक ही पिलर ये पूरा ऊपर तक पिलर गया है, एक ही, इसी के अंदर काटकर इसको बनाया गया है ऊपर तक। आप देख सकते हैं उस टाइम पर किसी भी तरह की मशीन और किसी तरह का कोई टूल नहीं हुआ करता था, मैनुअल इसको बनाया जाता था। आप देखें इसमें कारीगरी, किस तरह की कारीगरी ने इसमें अपना हुनर का प्रयोग किया है। किसी तरह की कोई बताने में या समझाने में कुछ हो सकता है हमसे कुछ गलती हुई है, तो उस गलती को नज़रअंदाज करके हमारी हौसला अफजाई करें और हमारा ये चैनल हम आपके सामने पेश करेंगे। चैनल पर ये वीडियो, उसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप वीडियो आपको कैसी लगी। इसी तरह की वीडियो हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।